देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी फ्लूइड में इमर्स करते हैं तो वहां पे एक वेट लॉस होता है। ये हमने पढ़ा था कि वहां पे वेट लॉस होगा। अब ये वेट लॉस कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करनी होती है कि वेट लॉस होगा कितना। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। मान लें ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की वेट मान लें यहाँ पे हमने इसको स्प्रिंग बैलेंस पे यहाँ पे लगाया, और इस स्प्रिंग बैलेंस में मेजर किया हमने तो इसकी वेट आ रही है अभी कुछ भी सर्टेन मान लेते हैं, चलो इसकी वेट आ रही है 20 न्यूटन। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस में मेजरमेंट कर लिया 20 न्यूटन। अब हमने क्या किया, एक बीकर में पानी ले लिया, एक बीकर में हमने यहाँ पे पानी लिया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि इसमें ओवरफ्लो कैन की तरह का बनाना है। यहाँ पे यहां से एक ओवरफ्लो कैन बना लीजिए कि सो दैट कि इसमें थोड़ा भी पानी ओवरफ्लो होगा ना तो वो बाहर आए। लगा दो आप, यहाँ पे हमने एक और फ्लास्क लगा दिया, यहाँ पे आपने लगा दिया। अब ये जो आपने 20 न्यूटन का यहाँ पे लगा रखा है, मतलब जो वेट ले रखा है, उस वेट को अब हम धीरे धीरे इसमें इमर्स कर देते हैं। तो जब आप इस वेट को इसमें इमर्स करोगे तो क्या देखोगे कि जैसे ही आप इसको वेट को इसके अंदर लेकर के जाओ तो पहले थोड़ा सा पानी बाहर आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे पानी उसमें बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए कि अभी थोड़ा सा पानी बाहर आया, ठीक है, इसमें अभी थोड़ा सा पानी यहाँ पे बाहर, कितना पानी बाहर आएगा बताओ? जितना उसका वॉल्यूम उसके अंदर हमने इंसर्ट किया उतना पानी बाहर आया। ठीक है, अब अगर आप इसकी मेजरमेंट करो, किसकी, ये जो वेट है जो आपने पानी के अंदर इमर्स किया है, इसकी जब आप मेजरमेंट करोगे तो इसकी मेजरमेंट में पहले जैसे 20 न्यूटन आ रहा था, क्या अभी भी 20 न्यूटन आएगा? नहीं आएगा। अब कितना आएगा? अब 20 न्यूटन ही आएगा या 20 न्यूटन से कम आएगा? कम क्यों आए, रीजन क्या है? अपवर्ड फोर्स लग रहा है। अब वहां पे अपवर्ड फोर्स लग, चलिए मान लीजिए कि अब यहाँ पे जो वेट आ रहा है वो आ रहा है 18 न्यूटन। ठीक है, 18 न्यूटन की वेट आ रही है। जब आपने इस पानी को मेजर किया तो इस पानी का एग्जैक्ट वेट कितना दिखा? 2 न्यूटन। समझ में आया क्या हुआ? 2 न्यूटन दिखा। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो पॉइंट फोर्स लग रहा है वो पॉइंट फोर्स भी 2 न्यूटन लग रहा है। क्लियर हुआ सबको? अगर इसमें हम इसको और अंदर इंसर्ट करें, मान लीजिए कि एक टाइम ऐसा आया जबकि इस वेट को आपने पूरी तरह से पानी के अंदर एंटर कर दिया। तो पानी के अंदर जब एंटर कर दिया यहाँ पे, चलिए हम एक और केस ले लेते हैं ऐसा जिसमें कि हम इसको पानी के अंदर पूरी फुल्ली इमर्स करें। अभी यहाँ पे पार्शियल इमर्सन हुई है, अब यहाँ पे हम पानी के अंदर इसको फुल्ली इमर्स कर लेते हैं। फुल्ली इमर्स कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अब जो इसकी वॉल्यूम चेंज हुई है, मतलब इसमें पानी की जो वॉल्यूम चेंज हुई है, पानी की वॉल्यूम की टोटल वॉल्यूम कितनी होगी? यहाँ पे जो पानी पूरी बाहर निकली है उस पानी की टोटल वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने कि यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड होगी दैट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि यहाँ पे इतना पानी, ठीक है, और यहाँ पे अब जो इसकी वेट आ रही है, इसकी जो वेट आ रही है, इसकी वेट आ रही है, मान लेते हैं हम लोग कितना, 15 न्यूटन, मान 15 न्यूटन। और इस पानी का जब मेजरमेंट करोगे तो ये पानी का जो वेट आएगा वो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन।
यहां से आर्किमिडीज ने एक बात बताई, क्या बताई उन्होंने, कि जब हम किसी भी लिक्विड को पार्शियली या फुल्ली इमर्स करते हैं किसी भी फ्लूइड में, तो इट विल ऑलवेज एक्सपीरियंस अ वेट लॉस, एंड दैट वेट लॉस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? when any object is fully or partially immersed in any fluid, अगर किसी को लिखना हो तो लिख सकते हो, when any object is fully or partially immersed in any fluid, it will experience a weight loss. It will experience a weight loss. अब देखो तो यहां पे जो वेट लॉस हो रही है, पहले कितना था टोटल वेट, एक्चुअल वेट देखा जाए तो इसका 20 न्यूटन, अभी कितना है 15 न्यूटन। तो दैट वेट लॉस इज ऑलवेज इक्वल टू, दैट वेट लॉस इज ऑलवेज इक्वल टू weight of the fluid, weight of the fluid displaced by that object. इसी को हम लोग बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। When any object is fully or partially immersed in any fluid, it will experience a weight loss. That weight loss is always equal to weight of the fluid displaced by that object. अब देखो एक चीज देखो, यहां पे 15 न्यूटन की जो फोर्स लग रही है, इसका मतलब इसमें ऊपर की ओर बॉइंट फोर्स कितनी लग रही है बच्चों, बताओ? 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, बॉइंट फोर्स। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेट लॉस इज ऑलवेज इक्वल टू बॉइंट फोर्स, बोल सकते हैं ना? चलिए, तो हमने इसका मतलब यहां पे बोला कि वेट लॉस इज ऑलवेज इक्वल टू बॉइंट, या फिर बॉइंट फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंसी, है ना, बॉयंसी। अच्छा एक बात और देखो, क्या ये वेट लॉस वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर में है? समझ में आ रहा है मैंने क्या पूछा अभी आपसे? क्या ये वेट लॉस वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर में है? इसका मतलब ये वेट लॉस जो है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ओके बच्चों, क्लियर यहां तक? अगर आपको बॉइंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में निकालना हो या बॉयंसी निकालना हो, तो क्या हम डायरेक्टली वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड से भी निकाल सकते हैं? क्या पूछा मैंने बच्चों? क्या हमें अगर वेट लॉस निकालनी हो या बॉइंट फोर्स निकालना हो, तो क्या इसको निकालने के लिए हम डायरेक्टली वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड निकाल दें तो बॉइंट फोर्स निकल जाएगा? Yes, निकल। चलिए बहुत बढ़िया। अब वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट क्या है? फोर्स, फोर्स क्या है? m इंटू जी। मास, किसके मास की बात कर रहे हैं? अरे फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड लिया तो इसमें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्यों लेंगे? कहां ध्यान है तुम लोगों का भाई? अभी हम वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड की बात कर रहे हैं, तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड में ऑब्जेक्ट का मास क्यों लेंगे? मास ऑफ द फ्लूइड इनटू जी।
अब मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का सिंबल रो, मास इज m डिवाइडेड बाय v। तो क्या हम m इज इक्वल टू रो इंटू वी लिख सकते हैं? यस सर। देखो तो क्या हम इस फोर्स के लिए m इंटू जी की बजाय रो इंटू वी इंटू जी लिख सकते हैं? तो कैसे कैलकुलेट होगा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड? रो इंटू वी इंटू जी। किसकी, ये जो रो लिया, डेंसिटी लिया, किसकी डेंसिटी हमने लिया यहाँ पे? फ्लूइड की डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। हम फ्लूइड डिस्प्लेस्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप इसको ध्यान से समझो, ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो, मैं फिर से बता दूं। देखो ये जो यहाँ पे वेट लॉस हो रही है, ये जो 20 न्यूटन से 15 न्यूटन आया, कितने न्यूटन का वेट लॉस हुआ? 5 न्यूटन का वेट लॉस। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो यही बता रहा है ना कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फुल्ली या पार्शियली इमर्स करते हैं तो देयर विल बी अ वेट लॉस। और वो वेट लॉस किसके बराबर में होगा? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर में होगा। मतलब यहां पे जो 5 न्यूटन की फ्लूइड डिस्प्लेस हो रही है उतना ही वेट लॉस उसका होगा। यही हुआ ना मतलब इसका? ओके। अब इसका मतलब ये हुआ कि वेट लॉस इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और उतना ही उस पर क्या लग रहा है? पॉइंट फोर्स लग। कोई कंफ्यूजन? अब वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, वेट क्या होता है? फोर्स होता है। फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी। m मास ऑफ द फ्लूइड इंटू g अप्लाइड ऑन फ्लूइड। जी की वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहेगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखो फॉर्मूला यूज करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये तो पता ही है ना सबको। तो हम अभी फ्लूइड की बात कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास अगर निकालें यहाँ पे डेंसिटी की का सिंबल हो गया रो, टीवी यूज कर सकते हो, मर्जी आपकी है। रो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय v। m निकाला यहां से, m इज इक्वल टू क्या हो गया? रो इंटू वी हो गया। तो m की जगह पे हमने डाल दिया रो इंटू वी इंटू जी। तो वेट पॉइंट फोर्स का फॉर्मूला क्या आया आपके पास? पॉइंट फोर्स निकालने का क्या तरीका बना? रो इंटू वी इंटू जी। रो इज किसकी डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। व्हाट इज वी? वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब एक बात बताओ, क्या वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर होगा? होगा ना? अगर बराबर होगा तो यहाँ पे तो वॉल्यूम आप किसी की भी ले सकते हो। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो, दोनों सेम ही होगा। कोई कंफ्यूजन? जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया? तो यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो? अगर हम इसके एप्लीकेशन, ये किसी को लिखना हो तो लिख लो। तो इसके यूजेज क्या क्या है? इसके यूजेज हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? यूज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। रुको रुको लिखते हैं। सबसे पहला यूज है डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन। लैक्टोमीटर,
हाइड्रोमीटर, और टू फाइंड प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस बोल लो, प्योरिटी ऑफ सब्सटेंसेस, इस सब जगहों पे यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी किसको बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी के हिसाब से दूसरी चीजों की डेंसिटी बताना। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी जो है दिस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी होती है दैट इज हाईएस्ट। 4 से नीचे जाने पे क्या होता है, उसमें फिर केज लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, और जब केज लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा तो वो जब जैसे जैसे आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, फिर डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। ये वाटर के स्पेसिफिक अलग प्रॉपर्टी होती है, जिसमें कि डिजॉल्व्ड गैसेज होता है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो इसलिए रिलेटिव डेंसिटी जब निकाला जाता है तो उसमें वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे लिया जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने का जो तरीका होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। एसआई यूनिट क्या होगा रिलेटिव डेंसिटी का? नो एसआई यूनिट। क्यों? रीजन क्या है? एज इट इज द रेशियो, देखो दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ रेशियो है ना, सेम ही तो है डेंसिटी डेंसिटी, तो क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा तो उसकी कोई एसआई यूनिट नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर डेंसिटी निकालना हो तो डेंसिटी निकालने का तरीका क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इसी को आपको कंपेयर करना है। अच्छा, डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? डेंसिटी की एसआई यूनिट की बात करें तो मास का हो गया केजी और वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब, तो ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा, अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, एमकेएस यूनिट में, एमकेएस यूनिट में, एमकेएस यूनिट में है केजी पर मीटर क्यूब, और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें ये हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आपको कन्वर्ट करना हो केजी पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको इसमें कन्वर्ट कर, देखो एकदम बड़ा सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका क्या है? मल्टीप्लाई कर दो इसको 1000 से, केजी पर मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कर, और अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो डिवाइड कर दो 1000 से। सिंपल एकदम तरीका, एकदम बिल्कुल सिंपल। ठीक है, याद रखेंगे सब लोग ये पॉइंट। अब जैसे वाटर, देखो वाटर की एमकेएस यूनिट में डेंसिटी जो होती है, वाटर के बगल, वाटर का जो डेंसिटी होता है एमकेएस यूनिट में, ये होता है 1000 केजी पर
मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। और सीजीएस यूनिट में डेंसिटी जो होता है ये होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। अगर पानी का, मान लो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया, पानी का आपने ले लिया, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स, इसमें हम पानी डाल रहे हैं, इसको हमने भर दिया पानी से। इसमें पानी टोटल कितना ग्राम आएगा बताओ। हाँ, अच्छा, ये क्या है, क्यूब है, वॉल्यूम क्या है क्यूब की, कितना है, अरे हाँ, इसका वॉल्यूम क्या है 1 सेंटीमीटर। तो इसमें पानी कितना आएगा 1 ग्राम ही तो आएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी के लिए होता है सिर्फ, ये दूसरे के लिए नहीं। इसको हम लोग 1 ml भी बोलते हैं। इसमें पानी जो आता है दैट इज 1 ml। ओके, 1 ml पानी आएगा।